तो अगेन हम लोग गेट 2023 के CTQ सीरीज में हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के बारे में आज भी एक क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस ब्यूटीफुल है, 3 सेक्शंस क्वेश्चन के देखने के लिए मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और जहां पे सॉल्यूशन में स्टक होते हैं तो इस वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिएगा, जिससे एक बेटर कनेक्टिविटी हम लोग मेंटेन कर सकें। तो फर्स्ट सेक्शन क्वेश्चन का ये कह रहा है कि फाइंड द ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द गिवन मैग्नेटिक सर्क्यूट। मैग्नेटिक सर्क्यूट आपको गिवन है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑपरेटिंग फ्लक्स फॉर द मैग्नेटिक सर्क्यूट फाइंड आउट करना है विद द नंबर ऑफ टर्न्स। 100 नंबर ऑफ टर्न्स आपके मैग्नेटिक सर्क्यूट्स में है। लेंथ ऑफ द कोर 2000 सेंटीमीटर का आपको लेंथ देखने के लिए मिल रहा है मैग्नेटिक कोर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, जिससे ये सारे सेशंस को कंटिन्यूटी में देखने की कोशिश करिए, जिससे प्रीवियसली क्या डिस्कशन किया गया है उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया हुआ था कि लिंब जो है उसको अगर हम लोग कट करके फ्रंट व्यू देखते हैं तो हम लोगों ने बॉटल के एग्जाम्पल से लिया हुआ था उसको। करंट इंजेक्टेड 1 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है एंड म्यू आर की वैल्यू 2500 आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ऑपरेटिंग फ्लक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन का सॉल्यूशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग फ्लक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है और हम लोगों को पता है कि क्या क्या चीजें गिवन है हम लोगों को। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हम लोगों को, n इज इक्वल टू 100 नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन अगेन लेंथ ऑफ द कोर हम लोगों को गिवन है 2000 सेंटीमीटर गिवन है हम लोगों को। देन अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर हम लोगों को गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड करंट इंजेक्टेड हम लोगों को गिवन है, मतलब कि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आपको गिवन है, 1 एम्पियर गिवन है एंड म्यू आर की वैल्यू आपको रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 2500 मेंशन है, 2500 मेंशन है। देखिए आइडियली जो हम लोग बात करते थे आइडियल मशीन एनालिसिस या फिर आइडियल मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के बारे में हम लोग बात करें या फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो परमिएबिलिटी की वैल्यू इंफिनिटी को रीच करनी होनी चाहिए, मतलब कि हाईएस्ट पॉसिबल परमिएबिलिटी होना चाहिए आइडियल केसेस में। लेकिन प्रैक्टिकली जो मार्केट में अवेलेबल है उसी मटेरियल को तो लेके आप मशीन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो मार्केट में इनफाइनाइट परमिएबिलिटी का मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। और एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सपोज करिए आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करना है, आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से जो भी डिजाइन के एलिमेंट्स होते हैं, सपोज करिए आयरन के रिक्वायरमेंट है, आपको इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट है, टर्न्स प्रोवाइड करने के लिए कॉपर्स का रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें आप मार्केट से परचेस करके लाते हैं। अब आप मार्केट में जाके हमको मार्केट में जाके आप कहते हैं कि इनफाइनाइट परमिएबिलिटी का मैग्नेटिक कोर हम लोगों को चाहिए अपने मशीन के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं है इनफाइनाइट परमिएबिलिटी का कोर। आइडियल केसेस में हम लोग इनफाइनाइट परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है हमारे पास। प्रैक्टिकली मार्केट में इनफाइनाइट परमिएबिलिटी का कोर अवेलेबल नहीं है। 20 to 25,000 तक हम लोग लिमिटेड है इन सारी चीज की वैल्यूज में। तो प्रैक्टिकली क्या वैल्यूज आपको देखने के लिए मिल रही है? म्यू आर की वैल्यू 2500 देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। देन अगेन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े तो ऑपरेटिंग फ्लक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में। लेट सपोज कि इस तरीके से कोई मैग्नेटिक कोर है हमारे पास। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं? n की वैल्यू यहां पे हम लोगों को 100 देखने के लिए मिल रही है। करंट टू बी इंजेक्टेड आपको 1 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है। लेंथ ऑफ द कोर, ये पूरे लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक कोर कितना दिया हुआ है? 2000 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल रहा है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इस लिंब को मैग्नेटिक कोर को कट करते हैं तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक मैग्नेटिक सर्क्यूट का कंस्ट्रक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है।
अब हम लोगों को मालूम है कि किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट को इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्क्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस बेसिक फंडामेंटल लॉ के हिसाब से, क्योंकि आपको मालूम है कि ईएमएफ इज इक्वल टू या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है, सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वी क्या होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड विथ आर लिखा जा सकता है। सिमिलरली इन द मैग्नेटिक सर्क्यूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, चीजों को बताइए। हम लोग एमएमएफ इज इक्वल टू करंट की जगह पे फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस की जगह पर रिलक्टेंस लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डेप्थ कवरेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा इमेजिनेशन है इस सीरीज के लिए। तो एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग फ्लक्स की इतने करंट का इंजेक्शन जब इस सर्क्यूटरी में हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को मालूम है ओरियस्टेट के प्रिंसिपल, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ओरियस्टेट प्रिंसिपल के बारे में बात किया हुआ था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ऑल अराउंड द कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेटअप हो जाता है एज पर दी ओरियस्टेड लॉ। और एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि इंजेक्टेड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, कि करंट की वैल्यू, करंट का मैग्नीट्यूड अगर आप इंक्रीज करते चले जाएं तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हम लोगों को यह देखने के लिए मिला था। और एम्पियर्स लॉ कहां पे वैलिड है, केवल लीनियर सिस्टम्स के लिए वैलिड है। तो यहां पे ये करंट फ्लो कर रहा है इन नंबर ऑफ टर्न्स से, इन नंबर ऑफ टर्न्स में ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण सम अमाउंट ऑफ, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, जिसको मैं पिंक कलर के पेन से रिप्रेजेंट करता हूं। या फिर हम लोग इस तरीके से भी चीजों को कन्वे कर सकते हैं कि ये 1 एम्पियर का करंट नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो सम एमएमएफ का फॉर्मेशन होगा, मैग्नेटो मोटिव फोर्स का फॉर्मेशन होगा, और वो मैग्नेटो मोटिव फोर्स फ्लक्स लाइंस को फ्लो करने का काम करेंगी, फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करने का काम करेंगी, और ये फ्लक्स लाइंस अपना पाथ इस मैग्नेटिक सर्क्यूट से होती हुई कंप्लीट करेंगी। इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स हम लोगों को कैसे देखने के लिए मिलता था, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स के बारे में बात करें तो यहां पे सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज देखने के लिए मिलता था, यहां पे सम रेजिस्टेंसेस देखने के लिए मिलता था, नॉर्मल एक इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट के बारे में बात करूं, और यहां पे हम लोगों को करंट देखने के लिए मिलता था। तो यहां पे हम लोग बात करते थे V इज इक्वल टू आई आर से हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। सिमिलरली कि ये एक मैग्नेटिक सर्क्यूट है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है, तो सर्क्यूट हम लोग ये यूज करते हैं और टर्मिनोलॉजीज जो हैं इस मैग्नेटिक सर्क्यूट की यूज करते हैं। फॉर द टाइम बिंग इसको मैं इरेज करता हूं और एनालॉगस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि ये मैग्नेटिक सर्क्यूट है और ये इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट देखने के लिए मिल रहा है। सर्क्यूट में इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट यूज करूंगा लेकिन टर्मिनोलॉजीज मैग्नेटिक सर्क्यूट्स की यूज कर रहा हूं। तो देखते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कि सपोज सर्क्यूट में ये वाली यूज कर रहा हूं तो यहां पे हम लोगों को इस तरीके से एक सर्क्यूट देखने के लिए मिलेगी। रेजिस्टेंस की जगह पे मैग्नेटिक सर्क्यूट का टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। सर्क्यूट ये वाला है लेकिन टर्मिनोलॉजीज मैग्नेटिक सर्क्यूट की हम लोग रखेंगे। तो यहां पे रेजिस्टेंस के एनालॉगस आपका रिलक्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। रिलक्टेंस, इस तरीके से मैं रिलक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये रेजिस्टेंस था, ये रिलक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सिमिलरली कि यहां पे करंट फ्लो कर रहा था जिस तरीके से, सिमिलरली इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में सिमिलर टू करंट, एनालॉगस टू करंट फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी, जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा था। वोल्टेज इज नथिंग बट ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखने के लिए मिल रहा था। और यहां पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे करंट के फ्लो होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल है, ईएमएफ रेस्पॉन्सिबल है। कि ईएमएफ सर्क्यूटरी में है तभी तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली यहां पे मैग्नेटिक सर्क्यूट्स में एमएमएफ है तभी तो वो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो एमएमएफ यहां पे वोल्टेज के एनालॉगस देखने के लिए मिल रहा है, और एमएमएफ को मैं इस साइन से इंडिकेट कर रहा हूं, और इसको मैं एन मल्टीप्लाइड विथ आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ टन्स हैं और कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये इसके बराबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एन आई से मैं एमएमएफ को रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
और बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने ऑलरेडी देखा होगा कि किसी भी कंडक्टर में अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर दीजिए, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है बाय हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कि करंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं 1 एम्पियर ही रहने दूं, यहां पे मोर नंबर ऑफ टर्न्स इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस स्ट्रॉन्गर क्रिएट की जा सकती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। तो ये एक सर्क्यूटरी हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रही है। अब इस सर्क्यूटरी से हम लोगों को फ्लक्स लाइंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? V = IR होता है, आपको मालूम है, तो MMF = फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस लिखा जा सकता है। और इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में किसी भी तरीके का कोई एयर गैप है क्या? केवल और केवल आयरन हम लोगों ने यूज किया हुआ है। कोई भी मैग्नेटिक सर्क्यूट में डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में किसी भी तरीके का कोई एयर गैप या फिर किसी अदर मटेरियल के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल में किसी भी तरीके की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कि ये पूरा का पूरा आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आयरन की परमिएबिलिटी आपको गिवन है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 2500 आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये रिलक्टेंस ऑफ द कोर मैं कंसीडर कर रहा हूं, रिलक्टेंस ऑफ द कोर मैं कंसीडर कर रहा हूं, जिसको आरसी से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इजंट इट? तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मैं बात करता हूं फ्लक्स लाइंस अगर हम लोगों को चाहिए, तो फ्लक्स = MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ द कोर। तो MMF का कैलकुलेशन कैसे मिलेगा आपको? N मल्टीप्लाइड विथ I डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ द कोर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलक्टेंस ऑफ द कोर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आरसी की वैल्यू क्या होगी। अब आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस एक दूसरे के एनालॉगस देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में जैसे रेजिस्टेंस है, सिमिलरली यहां पे रिलक्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो R = ρl/A लिखते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो लॉट्स ऑफ प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे, और उतने प्रेशर के बीच में ये बेहतर नहीं रहेगा कि आप फॉर्मूला, लॉट ऑफ फॉर्मूला याद करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आप चीजों को भूल सकते हैं। तो चीजों को अगर आप रिलेट करके जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा और इजीली आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है कि R = ρl/A होता है, ρl/A देखने के लिए मिलता है, जहां पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सपोज करिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला अभी कभी भी आप भूल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो रिलक्टेंस के लिए भी कोई भी सेपरेट फॉर्मूला हम लोगों को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलक्टेंस इज नथिंग बट, यहां पे इसको मैं इस तरीके से भी सिग्निफाई कर सकता हूं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंडक्टिविटी के। इसको हम लोग रो को रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, सिग्मा को कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/σ L/A, 1/σ L/A लिखा जा सकता है। इस रेजिस्टिविटी को मैंने कंडक्टिविटी से रिप्लेस कर दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। तो सिमिलरली रिलक्टेंस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी है? एलॉइंग प्रॉपर्टी है, कि किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी, उतना ज्यादा से ज्यादा, उतना इजीली वो करंट को अलाउ करेगा, दैट पर्टिकुलर मटेरियल या फिर दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, उतना रेजिस्ट करेगी करंट के फ्लो होने को। ये मतलब रेजिस्टिविटी क्या थी? एक अपोजिंग प्रॉपर्टी थी। कंडक्टिविटी क्या है? एक अलाउइंग प्रॉपर्टी है, जो कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने के लिए मिल रहे हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्क्यूट में हम लोग क्या कहते हैं? 1/μ, म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल है। म्यू को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। परमिएबिलिटी इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स और टू अलाउ द फ्लक्स। कि मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी इस मैग्नेटिक सर्क्यूटरी, मैग्नेटिक कोर, आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो आपने कंस्ट्रक्शन में यूज किया हुआ है, उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लाइंस को अलाउ कर सक रही है। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1/μ लेंथ ऑफ द कोर
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। कोई डिफरेंसेस है क्या इन दोनों फॉर्मूला में, ये आप भूल सकते हैं क्या? तो इसको रिमेंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सेपरेटली रिमेंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो 1/μ को हम लोग लिख सकते हैं μ0 μr। लेंथ ऑफ द कोर कितना मेंशन है आपका? लेंथ ऑफ द कोर आपका मेंशन है क्वेश्चन में 2000 सेंटीमीटर। 2000, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, देन अगेन वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो μ0 की जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये आपको क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू फॉर द आयरन, जो मटेरियल आपने यूज किया हुआ है 2500 आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, गिवन है। तो यहां से 2500 हम लोगों ने पुट किया वैल्यू। देन अगेन लेंथ ऑफ द कोर कितना है भाई, लेंथ ऑफ द कोर, लेंथ ऑफ द कोर 2000 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिल रहा है, 2000 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻² हम लोगों को करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मेंशन है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 10⁻⁻⁴ से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में पुट करिए, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली चीजों को राइट डाउन करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। 1/4 पाई multiplied with 10⁻⁻7 and then again multiplied with 2500 multiply by 2000 multiplied with 10⁻⁻2 and then 25 multiplied with 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी 2.54647 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁶। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट जो कि कन्वेंशनल एग्जामिनेशंस लिखने वाले हैं या फिर आप ईएससी डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या फिर गेट एग्जामिनेशन में भी सॉल्यूशन में तो कोई नहीं देखेगा, जबकि आपको जो न्यूमेरिकल आंसर डेटा टाइप क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पुट करना रहता है, तो वहां पे भी यूनिट्स में अगर आपके मिस्टेक्स होते हैं पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे यूनिट्स हम लोगों को देख के चलना है, यूनिट्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, यूनिट्स का खास करके ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं, देखिए रिलक्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स लिखा जा सकता है क्या, एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। एमएमएफ मतलब कि एमएमएफ इज नथिंग बट एन मल्टीप्लाइड विथ आई, तो एन क्या है, टर्न्स है। करंट क्या है, करंट की यूनिट एम्पियर, तो एम्पियर टर्न और रिलक्टेंस इज इक्वल टू एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट वेबर्स, तो रिलक्टेंस की यूनिट आ जाएगी एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर में इसकी यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये रिलक्टेंस ऑफ द कोर हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिला। अब जब एक बार रिलक्टेंस कैलकुलेट हो गया तो सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, इजीली आप ऑपरेटिंग फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्लक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू 100 टर्न्स था, करंट की वैल्यू कितनी थी 1 एम्पियर, रिलक्टेंस ऑफ द कोर कितना मिला आपको 2.54647 इंटू 10⁻⁶। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय दिस, सो 39.27 माइक्रोवेबर्स में ये आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑपरेटिंग फ्लक्स की वैल्यू आपको इतनी देखने के लिए मिल रही है, जो कि
मैंने ये डिटेल में क्यों सॉल्व किया, जिससे आपको प्रॉपर ईच एंड एवरी स्टेप में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को 39.27 माइक्रोवेबर्स देखने के लिए मिल रही है। अदरवाइज ये क्वेश्चन को एक ही स्टेप में हम लोग सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए Ni डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की ये वैल्यू होती है, यहीं पे रखा आपने, यहीं पे सारी वैल्यूज पुट की, यहीं पे कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर दिया, एक ही स्टेप में सारे आंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मैं लेंथी प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहा हूं, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको कि कहां से कौन सी डेटा निकल के आ रही है। तो ये फर्स्ट सेक्शन इस क्वेश्चन का ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करें सेक्शन में, तो रिपीट प्रॉब्लम एंड कैलकुलेट करंट टू बी इंजेक्टेड फॉर ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ 30। देखिए सेकंड वाले सेक्शन में अब फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है, जो आपने इवेल्युएट किया फर्स्ट वाले सेक्शन में कि फ्लक्स की वैल्यू 39.27 माइक्रोवेबर्स देखने के लिए मिल रही है, वो सेकंड सेक्शन में इस फ्लक्स की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया 39.27 माइक्रोवेबर्स। तो इस फ्लक्स के लिए को सेटअप करने के लिए कितना करंट का रिक्वायरमेंट होगा, और इस क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि मैग्नेटिक कोर हैज नाउ 2 mm एयर गैप, कि अभी मैग्नेटिक कोर में किसी भी तरीके का कोई इंटेंशनल एयर गैप नहीं देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन सेकंड वाले सेक्शन में अब हम लोग एयर गैप इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। सेकंड वाले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट सेक्शन ओवर हुआ। फर्स्ट सेक्शन आपका ओवर हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम लोग मूव करें तो अब आपको मेंशन है रिपीट द प्रॉब्लम एंड कैलकुलेट द करंट टू बी इंजेक्टेड if your magnetic core is having 2 mm air gap, small air gap 2 mm कितना होता है, वेरी स्मॉल, कि इस पूरे मैग्नेटिक सर्क्यूट में जो मैग्नेटिक सर्क्यूट था आपके पास, इसमें जस्ट 2 mm का एयर गैप हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें मैग्नेटिक सर्क्यूट के अदर स्पेसिफिकेशन सेम है, लेंथ ऑफ द कोर सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, कि नंबर ऑफ टन्स आपको 100 टन्स प्रीवियसली थे, अभी भी 100 टन्स ही देखने के लिए मिल रहे हैं, और लेंथ ऑफ द कोर आपको मेंशन था प्रीवियसली 2000 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ टोटल ओवरऑल 2000 सेंटीमीटर मेंशन था, तो अभी भी पूरा ओवरऑल लेंथ 2000 है। 2000 में से 2 mm हम लोगों ने कट कर दिया और एयर गैप मेंटेन किया हुआ है। ये एयर गैप का लेंथ आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, 2 mm एयर गैप हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 mm एयर गैप इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर में कोई चेंजेस है क्या? अगर आप इसको बीच से कट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर अभी भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑल रिमेनिंग थिंग्स इज सेम ओनली। तो अब इस केस में ऑपरेटिंग फ्लक्स हम लोगों को चाहिए, ऑपरेटिंग फ्लक्स की वैल्यू अभी इसमें गिवन है हम लोगों को, और सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम का। तो ऑपरेटिंग फ्लक्स की वैल्यू आपको मेंशन है 39.27 माइक्रोवेबर्स। इतना अमाउंट ऑफ, इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, कि प्रीवियसली कितना फ्लक्स देखने के लिए मिला 39.27 माइक्रोवेबर्स, अभी भी हम लोगों को फ्लक्स कितना चाहिए 39.27 माइक्रोवेबर्स चाहिए। प्रीवियसली कोई एयर गैप था क्या मैग्नेटिक सर्क्यूट में? कंटिन्यूटी मेंटेन थी, किसी भी तरीके का कोई एयर गैप नहीं था, कोई कटिंग्स नहीं थी। अभी हम लोगों ने एयर गैप मैग्नेटिक सर्क्यूट में प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में पूछ रहा है कि अब इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स के सेटअप होने के लिए कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड होगा। इस करंट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है।
करंट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो इस करंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोगों को पता है कि MMF इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड विथ I होता है, N मल्टीप्लाइड विथ I होता है। और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस लिखा जा सकता है, फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस लिखा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये लिखा जा सकता है, isn't it? जस्ट अ सेकेंड, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहां पे शिफ्ट करता हूं और इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट अगर मैं बिल्डअप करूं तो आपको समझने में आसानी होगा कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, करंट फ्लो कर रहा है, तो सम MMF यहां पे क्रिएट होगा, सम MMF क्रिएट होगा। इस MMF को मैं N मल्टीप्लाइड विथ I से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब प्रीवियसली जब एयर गैप नहीं था तो उस पर्टिकुलर केस में पूरा का पूरा आपको मैग्नेटिक कोर देखने के लिए मिल रहा था, मतलब कि आयरन देखने के लिए मिल रहा था, और उस आयरन की सम रिलक्टेंस तो होगा ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है, तो प्रैक्टिकली जितने भी कंडक्टर्स हैं सम काइंड ऑफ अपोजिशन, सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफर करते हैं। सिमिलरली इन द मैग्नेटिक सर्क्यूट के ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में, तो सम काइंड ऑफ रिलक्टेंसेस वो जरूर ऑफर करेंगे, एयर गैप हो चाहे ना हो। तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्रीवियसली हम लोगों को केवल देखने के लिए मिला, अभी क्या देखने के लिए मिलेगा? रिलक्टेंस ऑफ द कोर तो है ही है, ये क्या है? आयरन तो है ही है, आयरन तो है ही है, रिलक्टेंस ऑफ द कोर तो है ही है, प्लस सम काइंड ऑफ एयर गैप हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है। अब सपोज करिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अब उसको बीच से मैं ब्रेक कर दूं तो करंट पास हो पाएगी क्या? करंट के फ्लो में ज्यादा अपोजिशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली यहां पे भी हम लोगों ने यहां पे कट कर दिया तो रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप भी यहीं पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये फ्लक्स लाइंस क्या है? इसी पाथ से अपना पाथ कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि फ्लक्स लाइंस या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो होती हैं वो क्लोज बाय इट्स ओन होती हैं, कर्ली फील्ड्स होती हैं, क्लोज बाय इट्स ओन होती हैं। तो फ्लक्स लाइंस अपना पाथ कुछ इसी सर्क्यूट से फॉलो करेंगी, तो इसके सीरीज में ही तो ऐड करेंगे हम लोग रिलक्टेंस की वैल्यू को, कि प्रीवियसली रिलक्टेंस केवल और केवल आयरन का था, आयरन के साथ साथ एयर गैप का भी रिलक्टेंस हम लोगों को यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप भी कंसीडर करना पड़ेगा। एंड यहां से फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, जिस फ्लक्स लाइंस का मैग्नीट्यूड 39.27 माइक्रोवेबर्स हम लोगों को मेंटेन करना है। अब इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस डेवलपमेंट करने के लिए कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रेस्पॉन्सिबल होगा, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रिलक्टेंस ऑफ द कोर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी 1/μ0, मतलब कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड विथ μr, जो कि परमियाबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कोर, जो कि 2500 आपको क्वेश्चन में मेंशन है, मल्टीप्लाइड विथ 1/μ लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो लेंथ ऑफ द कोर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप लोग खुद से ट्राई करिए, लेंथ ऑफ द कोर फाइंड आउट करने का खुद से कोशिश करिए, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने लेंथ ऑफ द कोर फाइंड आउट किया हुआ था, इस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ था। तो यहां पे आप लोग खुद से एक बार कोशिश करिए, और जहां पे स्टक होते हैं तब इस वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिएगा, जिससे ओवरऑल हम लोग आइडिया मेंटेन कर सकें। तो आपने लेंथ ऑफ द कोर यहां पे कैलकुलेट किया हुआ था, जो कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था। क्या यही लेंथ ऑफ द कोर यहां पे भी हम लोग रखें? क्या यहां पे चेंज हो गया है आपका लेंथ ऑफ द कोर? लेंथ ऑफ द कोर के पाथ में अब एयर गैप इंट्रोड्यूस हो गया है, मतलब आयरन का सम अमाउंट रिमूव कर दिया गया है, इतना कटिंग कर दी जा चुकी है, 2 mm का एयर गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब लेंथ ऑफ द आयरन में, लेंथ ऑफ द कोर में आपको ओवरऑल प्रीवियसली कितना था लेंथ ऑफ द कोर? 2000 सेंटीमीटर आपको लेंथ ऑफ द कोर देखने के लिए मिल रहा था, 2000 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻² आपको देखने के लिए मिल रहा था। अभी इसमें से कितना पार्ट रिमूव कर दिया जा चुका है? 2 mm का पार्ट रिमूव कर दिया जा चुका है, मतलब इतना आयरन रिमूव कर दिया जा चुका है, इतना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिमूव कर दिया जा चुका है। तो 2 mm जब रिमूव कर दिए हैं, mm है तो मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -3 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, कि अगर इस कोर को आप कट करते हैं, इस कोर को आप कट करते हैं
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 10⁻⁻⁻4 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ द कोर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। तो 2000 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻2 -2 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻3 ब्रैकेट क्लोज 4 पाई 10⁻⁻7 2500 देन 25 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻4 आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी 2.5462 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर टन पर वेबर, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। रिलक्टेंस ऑफ द कोर की वैल्यू आपको ये देखने के लिए मिल रही है। तो मैच कर लीजिएगा, आप लोगों का भी यही आ रहा है या फिर डिफरेंस वैल्यू आ रही है, ये चीज मैच कर लीजिएगा। देन ये तो हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। अब रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप कैसे कैलकुलेट करें। तो रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप कैलकुलेट करने के लिए आपको अगेन, अब एयर गैप में किसी भी तरीके का कोई आयरन है क्या, कोई भी आयरन नहीं है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन गिवन था ना, म्यू आर की वैल्यू गिवन थी 2500 और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर होता है, म्यू नॉट म्यू आर होता है। तो एयर गैप में केवल एयर अवेलेबल है, तो एयर के लिए हम लोग म्यू नॉट का यूज करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू यहां पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, जबकि म्यू आर की वैल्यू यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू आयरन के लिए डिफाइंड है। आयरन की वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन था 2500 आपको देखने के लिए मिलती है, जबकि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू फॉर द एयर हम लोग 1 रखेंगे और म्यू नॉट ही, केवल म्यू नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू ये हम लोगों ने पुट किया। देन अगेन मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द कोर, लेंथ ऑफ द पाथ जिसके लिए आप रिलक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसके लिए हम लोग रिलक्टेंस, लेंथ ऑफ द एयर गैप, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एयर गैप का लेंथ कितना है, 2 mm आपको एयर गैप का लेंथ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं 2 mm, मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ इन द एयर गैप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रीवियसली हम लोगों ने जो रिलक्टेंस कैलकुलेट किया, रिलक्टेंस ऑफ द आयरन जो कैलकुलेट किया हुआ था, उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर हम लोगों ने चूज किया हुआ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर चूज किया हुआ था, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन थी, इजंट इट। अब मैग्नेटिक सर्क्यूट्स में ये प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलता है, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलता है। इसको जस्ट उसी कॉन्सेप्ट के नीचे में लिखने की कोशिश करिएगा कि ये सपोज करिए एक मैग्नेटिक सर्क्यूट है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम लोगों को ये पता चला कि ये सपोज करिए आयरन है या फिर कोई भी मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर है, और ये जो है आपका एयर गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है, एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है। यहां से यहां तक आपको एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो मैग्नेटिक सर्क्यूट्स की ये प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगी कि फ्लक्स लाइंस किसी भी सरफेस से या फिर किसी भी मैग्नेटिक पाथ से एग्जिट होती हैं तो वो रेडियली आउट होती हैं, रेडियली आउट होती हैं कि तो रेडियली आउट होती हैं मतलब कि फ्लक्स लाइंस कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाते हुए आउट होती हैं, परपेंडिकुलर बनाते हुए अपना पाथ कंप्लीट करती हैं, isn't it? परपेंडिकुलर बनाते हुए अपना पाथ कंप्लीट करती हैं। ये मैग्नेटिक सर्क्यूट्स की प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर सपोज करिए मैग्नेटिक सर्क्यूट का सरफेस इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, तब फ्लक्स लाइंस कैसे आउट होती, परपेंडिकुलर बनाते हुए, परपेंडिकुलर बनाते हुए आउट होती। सिमिलरली यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, इस तरीके से आउट होती, यहां से यहां परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए,
90 डिग्री बनाते हुए ये आउट होती हैं। तो इस तरीके से फ्लक्स लाइंस का प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलता है। तो अगर इस तरीके से सरफेस है तो फ्लक्स लाइंस मैग्नेटिकली रेडियली आउट होंगी सरफेस से। तो इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। अब सम पोर्शन यहां पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि इस पोर्शन में फ्लक्स लाइंस यहां से रेडियली 90 डिग्री बनाते हुए आउट होंगी और इस तरीके से एंटर करेंगी, यहां से 90 डिग्री बनाते हुए रेडियली आउट होंगी। इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेंगे 90 डिग्री सरफेस से बनाते हुए, इजंट इट? और रेडियली इन भी करती हैं, यहां पे भी 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में यहां से तो मेंशन नहीं है कि पोल कोर से फ्लक्स लाइंस बाहर आती हूं, लेकिन फॉर द इजियर एनालिसिस अगर हम लोग कंसीडर करें तो फ्लक्स लाइंस का यहां पे हम लोग कंसीडर करें तो रेडियली आउट और रेडियली इन होंगी फ्लक्स लाइंस, यहां से इस तरीके से आउट होंगी 90 डिग्री बनाते हुए और 90 डिग्री बनाते हुए यहां पे इन होंगी, इजंट इट? 90 डिग्री बनाते हुए इन होंगी, 90 डिग्री बनाते हुए आउट होंगी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को फ्लक्स लाइंस की देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप क्लीनली ऑब्जर्व करें तो इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल कैसा था फ्लक्स लाइंस का फ्लो? इस मटेरियल के अंदर ही फ्लो कर रही थी फ्लक्स लाइंस, इस मटेरियल के अंदर ही फ्लो कर रही थी, इस तरीके से फ्लो कर रही थी। लेकिन ये जो एयर गैप है इसमें बल्जीनेस देखने के लिए मिल रहा है, आपको बल्जीनेस देखने के लिए मिल रहा है, बैगी नेचर की देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पे हम लोगों को एक ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रहा है कि फ्लक्स पाथ इन द एयर गैप या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ इन द एयर गैप इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ इन द मैग्नेटिक कोर। यह आपको देखने के लिए मिल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ, कि फ्लक्स पाथ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एयर गैप में, देखिए एयर गैप में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बैगी नेचर की देखने के लिए मिल रही है, बैगी नेचर की देखने के लिए मिल रही है। जबकि यहां पे अगर आप देखते हैं कोर में देखते हैं तो यहां पे फ्लक्स लाइंस कन्वर्ज देखने के लिए मिल रही है, इससे कंपैरिजन में कम देखने के लिए मिल रही है, इसके कंपैरिजन में आपको कम देखने के लिए मिल रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया। और मैग्नेटिक सर्क्यूट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फ्रिंजिंग के नाम से जानते हैं, फ्रिंजिंग, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के नाम से जानते हैं। तो इंटरव्यूज में पूछते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होती है, तो आशा करते हैं आप लोग एक्सप्लेन करने के आप कैपेबल हो चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या जो फ्लक्स पाथ होता है वो एयर गैप में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ इन द मैग्नेटिक कोर, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के नाम से जानते हैं, इजंट इट? तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लेके चलते हैं और फर्दर मूव करते हैं तो यहां पे हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकें कि कितना ज्यादा होगा एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ इन दी एयर गैप कंपेयर टू कोर, कितना ज्यादा एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ होगा। तो इसके लिए कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है, और जब भी कोई यूनिफाइड रास्ता नहीं होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं, या फिर ईएससी के डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे क्वेश्चन के साइड बाय आपको मेंशन रहेगा कि फ्लक्स पाथ आपको इतना कंसीडर करना है एयर गैप में, और फ्लक्स पाथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इतना कंसीडर करना है आयरन में, आपको स्पेसिफाइड रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन यहां से पूछा ही नहीं जाता है इस तरीके से, या फिर अगर पूछा भी गया है तो आप ईएससी का डिस्क्रिप्टिव अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहां पे आप सिंपली साइड बाय लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्रिंजिंग इज नेग्लेक्टेड। अगर आप इतना लिख देते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, उसे जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो इजीली जो होंगे आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो यहां पे भी हम लोग को कोई एग्जैक्ट रास्ता नहीं है कि कितना ज्यादा फ्लक्स पाथ होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ एयर गैप में कितना ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लोग साइड बाय लिख देते हैं बाय नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग, बाय नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग। कि फ्रिंजिंग को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एयर गैप कैसे कैलकुलेट हो सकता है, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन ऑफ द एयर गैप हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ इन द एयर गैप कितना देखने के लिए मिलेगा? सेम देखने के लिए मिलेगा। जितना एरिया यहां पे था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग जितना आयरन में था सेम हम लोग एयर गैप में भी कंसीडर कर रहे हैं बाय नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग। तो 25 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁴ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 पाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड विद 25 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू आपको 0.6366 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर टन पर वेबर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, इजंट इट। अब हम लोगों को करंट की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि MMF इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड विथ I होता है, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसका? टोटल रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ, कि फ्लक्स लाइंस अपना पाथ कैसे कंप्लीट कर रही हैं, इसी रिलक्टेंस ऑफ द आयरन से कंप्लीट कर रही हैं, और रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप से होते हुए पूरा पाथ सीरीज में है ना, फ्लक्स लाइंस इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेंगी ना, क्लोज बाय इट्स ओन होती हैं। तो आयरन इतने से इतने पोर्शन में आयरन देखने के लिए मिल रहा है, इतने पोर्शन में एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है, तो दोनों का रिलक्टेंस हम लोगों को यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आएगी? फ्लक्स रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टन्स। तो सारी वैल्यूज आप लोगों को पता है। फ्लक्स की मैग्नीट्यूड आपको कितना चाहिए? 39.27 माइक्रोवेबर। इतना फ्लक्स चाहिए था ना आपको। कितनी फ्लक्स सेटअप करनी थी? 39.27 माइक्रोवेबर्स का फ्लक्स सेटअप करना था। एंड देन रिलक्टेंस ऑफ द कोर कितना देखने के लिए मिला? ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो ये रिलक्टेंस ऑफ द कोर की वैल्यू इतनी थी, रिलक्टेंस ऑफ द कोर की वैल्यू इतनी कैलकुलेट होके आई, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप की वैल्यू इतनी कैलकुलेट होके आई है। ये वैल्यूज आप लोग यहां पे पुट करिएगा, रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ टन्स कितना मेंशन था? 100 नंबर ऑफ टन्स मेंशन है यहाँ पे, जिसके थ्रू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर जो देखने के लिए मिलेगा इसके थ्रू, वो आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपको मेंशन्ड है। लेट्स से 39.27 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻⁶ एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस ऑफ द कोर कितना है भाई? 2.5462 10⁻⁶ plus reluctance of the air gap is 0.6366 multiplied with 10⁻⁶ and then divided by number of tons आपके mentioned है 100। तो ये 1.25 आपको देखने के लिए मिल रहा है, 1.25 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है। अब इसको क्लीनली अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंपैरिजन करें, तो सेक्शन ए में कितना करंट का मैग्नीट्यूड था? देखिए 39 फ्लक्स लाइंस कितनी कैलकुलेट होके आई हुई थी? 39.27 माइक्रोवेबर्स फ्लक्स लाइंस कैलकुलेट होके आई हुई थी। सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए यहां पे करंट का रिक्वायरमेंट 1 एम्पियर था, लेकिन स्मॉल 2 mm का एयर गैप अगर हम लोग इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 2 mm वेरी स्मॉल एयर गैप हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से 1.25 हो गई। इसका मतलब हुआ कि करंट की वैल्यू 25% इंक्रीमेंट हो गई। करंट की वैल्यू 25% इंक्रीमेंट हो गई, विच इज ह्यूज इंक्रीमेंट इन द करंट वैल्यू। तो
ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लगेगा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस के सेटअप होने के लिए। इसीलिए अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन से कंपैरिजन करें तो ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का कोई इंटेंशनल एयर गैप हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि इंडक्शन मशीन्स में हम लोग बात करें या फिर किसी अदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बात करें, वहां पे हम लोगों को इंटेंशनली एयर गैप प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक पार्ट स्टेटर का रहता है, दूसरा पार्ट रोटर का रहता है। एक स्टेशनरी बॉडी रहती है, दूसरी रोटेटिंग बॉडी रहती है। तो दूसरी बॉडी एक स्टेशनरी है, दूसरी रोटेटिंग है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली एयर गैप तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम हम लोग एयर गैप रखने की कोशिश करते हैं, जिससे स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स का डेवलपमेंट किया जा सके। इसीलिए स्मॉल से स्मॉल हम लोग रिलक्टेंस की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज करंट का रिक्वायरमेंट जो है वो 25% यहां पे इंक्रीज हो जा रहा है, और रिलक्टेंस की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिला। तो नोट पॉइंट यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्वेशन फॉर द डेवलपमेंट of same magnitude of flux of 39.27 microwebers if we have small 2 mm air gap in magnetic circuit so current to be injected increased by 25%। 1 था 1.25 हो गया, मतलब 25% का इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोगों को यहां से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक ब्यूटीफुल पॉइंट था। सेक्शन 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपको समझ में आया होगा 1 by 1, और एक बार सॉल्यूशन को देखने के बाद भी कॉपी में जो आपने सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसमें मनन चिंतन करिएगा, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकें लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए। डिटरमाइन मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द एयर गैप ऑफ अ मैग्नेटिक सर्क्यूट। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एयर गैप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक कोर के ऊपर में हम लोगों ने वाइंडिंग प्रोवाइड की हुई है, तो इंडक्टर का फॉर्मेशन कर रही है, और इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला आपको सर्क्यूट थ्योरी का रिमेंबर ये होगा, हाफ LI²। अगर आपको ये याद है तो किसी भी दूसरे फॉर्मूला की आपको आवश्यकता नहीं है, हाफ LI²। तो क्या यहां पे इंडक्टर की वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो इंडक्टर की वैल्यू को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। इंडक्टर इज इक्वल टू N∅I होता है, ये आप लोगों को सबको मालूम है। सिंस देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड हम लोगों को कितनी देखने के लिए मिलेगी, हाफ L की वैल्यू N∅I हो गई, और यहां पे I² देखने के लिए मिल रहा है, तो I² कैंसिल आउट हो गया। तो एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी स्टोर्ड इन द एयर गैप, एनर्जी स्टोर्ड इन द एयर गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ N∅I हो जाएगी। तो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द एयर गैप फाइंड आउट करना है। तो आप आयरन में जानते हैं कि कितना नंबर ऑफ टन्स इंट्रोड्यूस किया गया है, एयर गैप में जानते हैं क्या कितना नंबर ऑफ टन्स इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन दी
एयर गैप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन दी एयर गैप। तो ये आयरन में आप जानते हैं कितना नंबर ऑफ टन्स इंट्रोड्यूस किया गया, 100 नंबर ऑफ टन्स। लेकिन एयर गैप में आप जानते हैं क्या कितने नंबर ऑफ टन्स? एयर गैप में नंबर ऑफ टन्स के बारे में जानकारी नहीं है आपको, तो इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, फर्दर मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को मालूम है, सिंस वी नो MMF इज इक्वल टू NI होता है, विच इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। सिमिलरली V मतलब कि क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस होता है। तो यहां से NI इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस लिखा जा सकता है, फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस लिखा जा सकता है। तो हाफ ऑफ NI मल्टीप्लाइड विथ फ्लाई, मैं इसको लिख सकता हूं, इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ NI को मैं लिख सकता हूं फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन द एयर गैप हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप हम लोग यहां पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। और सॉरी, ये MMF का क्या मतलब हो गया? रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। देन ये फ्लक्स हम लोगों को यहां पे अगेन देखने के लिए मिल रही है, तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन द एयर गैप को हाफ ऑफ फ्लक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। तो फ्लक्स स्क्वायर मतलब कितना ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द मशीन है आपको मालूम है, क्योंकि ऑपरेटिंग फ्लक्स कितना है एयर गैप में? सेम है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिंजिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया हुआ है। एरिया ऑफ फ्लक्स फ्लाथ, कितनी फ्लक्स लाइंस हैं आपके आयरन में? जितनी फ्लक्स लाइंस हैं सेम फ्लक्स लाइंस आपको एयर गैप में भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाइड विथ फ्लक्स लाइंस 39.27 इंटू 10⁻⁻⁻6 माइक्रो वेबर्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट किया हुआ था, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ये वैल्यू। तो इसको यहां से कॉपी करते हैं हम लोग और यहां पे पेस्ट करते हैं, यहां पे हम लोगों ने पेस्ट किया, इसकी नीड नहीं है अभी। तो ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिली। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप करें तो कैलकुलेशन के बाद आपको इजीली आंसर मिल सकता है 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 39.27 multiplied with 10⁻⁻6 and then square multiplied with 0.6366 multiplied with 10⁻6। ये वैल्यूज आपको देखने के लिए मिली, जो कि जस्ट अ सेकेंड, जो कि निकल के आ रही है 490.86 माइक्रो जूल्स। इतनी एनर्जी आपके एयर गैप में स्टोर हो रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन दी एयर गैप आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जिसके लिए कि कोई भी इक्वेशन आपको रिमेंबर करने की जरूरत थी क्या? कोई भी फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत पड़ी क्या? किसी भी फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं है। ये सब स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया और इसके थ्रू हम लोगों ने, क्योंकि नंबर ऑफ टन्स क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एयर गैप में कितना नंबर ऑफ टन्स इंट्रोड्यूस किया है इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब ये अननोन क्वांटिटीज है। तो अननोन क्वांटिटीज को नोन के टर्म्स में हम लोगों ने चेंज किया, क्या क्या नीड थी वो सारी टर्मिनोलॉजीज में लाया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दी एयर गैप थर्ड सेक्शन का ये आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये यहाँ पे तीनों सेक्शन सॉल्व होते हैं और इस क्वेश्चन में ब्यूटीफुल आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया और यहाँ पे सॉल्यूशन तीनों सेक्शंस का कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने CTQ सीरीज में ये क्वेश्चन आज के सेशन में इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशंस में अगेन हम लोग ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के इस क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अभी भी अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।